हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं साधना आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल रोजगार विद साधना पंडित में। बच्चों, आज मैं चैप्टर लेके आई हूँ रस और अलंकार हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो प्लीज वीडियो को दोबारा देखिए, और कहीं से नहीं समझ में आता है तो वीडियो को थोड़ा पीछे पुश करके देख लीजिएगा, और कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपका, और आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। और मैं टाइम निकाल के मैं डाल दूंगी, एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी, जिससे आप जल्दी में रिवीजन कर सकोगे अलंकार का। तो हाँ, अगर बच्चों आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी बच्चों में शेयर कीजिएगा। मैं ज्यादा आपका टाइम ना गवाते हुए मैं अपनी क्लास की तरफ चलती हूँ। तो देखो बच्चों, रस मतलब थोड़ा इनके बारे में पहले जानेंगे, ये होते क्या है। जैसे रस है, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। यानी कि रस क्या होता है, देखो जैसे एक देखो प्रैक्टिकल चीज से समझो। रस जैसे हमने किसी चीज का रस पिया, जैसे मान लो किसी भी चीज का, ठीक है, तो हमने किस लिए पिया कि हमें उसकी मतलब पिया तो हमें थोड़ा अच्छा लगा, अंदर शरीर में अच्छा फील हुआ। इसी तरीके से बच्चों काव्य में क्या है कि ये रस जो है, रस छंद अलंकार, इनसे क्या है बच्चों, इनसे क्या होता है, काव्य की ये चीज शोभा बढ़ाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें आनंद आता है। आनंद मतलब मन एक खुश हो जाता है। जैसे देखो कहीं थोड़ी सी रामायण चल रही हो या भागवत चल रही हो, वहां पे इन सब चीजों का यूज, यही सब चीजें तो हैं ही। वो क्या है, सिर्फ उनकी थोड़ी हिंदी कर देते हैं, व्याख्या कर देते हैं, बस फर्क इतना है सिर्फ। तो क्या है, तो कितना अच्छा आनंद प्रतीत होता है। उस तरीके से ही बच्चों इसको कहेंगे कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद। आनंद में एक मन में अच्छी लालसा बने रहना, मतलब एक उत्साह सा बना रहना, उसको कहते हैं हम आनंद। ठीक है, यानी किसी चीज को पा करके या खुश होकर के एक संतुष्ट हो जाना, उसे कहेंगे हम आनंद। अब देखो क्या होगा, इसकी परिभाषा क्या है, थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। जैसे किसी काव्य को पढ़ते या सुनते समय, या है ये, ठीक है, पढ़ते या सुनते या देखते समय जिससे आनंद की अनुभूति होती हो, उसे हम रस कहते हैं। अनुभूति यानी कि उसका जैसे आभास, यानी कि किसी चीज की जैसे मान लो अनुभूति। क्या अनुभूति का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने ये चीज प्राप्त कर ली, यानी ये चीज मेरी हो गई, तो उस तरीके से अनुभूति, यानी कि इस चीज की हमें प्राप्ति होगी, अनुभूति उसे कहते हैं। इस तरीके से तो देखो जिससे आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? रस कहते हैं। तो अब ये रस होते क्या है, इनकी भेद कितनी, ये सारी चीजें मतलब कितने हैं और किस तरीके से, तो ये जानेंगे। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, और कोई डाउट है तो प्लीज बच्चों कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं फिर बताती हूँ आगे। ठीक है, अब इसके हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य किस तरीके से, देखो अब जब ये रसों की बच्चों गिनती हुई थी, अगर हम किताबों में जाएंगे और भी पुस्तकों में जाएंगे तो वहां अलग अलग हमें क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उसमें क्या है बच्चों के जो मतलब जो एग्जामिनर जो पूछता है उन्हीं से रिलेटिव मैं लेकर आई हूँ। अगर कहीं किताब में 12 लिखे हैं, कहीं 24 लिखे हैं, तो प्लीज उन चीजों पे मत जाइएगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहता है, इन मतलब ये समझो, इस पढ़ाई से मैंने भी कई एग्जाम निकाले हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको उठ के सीधा पढ़ाने के लिए आ गई हूँ, मैंने भी कई सारे एग्जाम निकाले हैं। तो अब मेरा बस ये था कि मतलब हाँ भाई, मैंने अगर एग्जाम निकाले हैं, वो मेरी पर्सनल इशू रहे होंगे कि मैं नौकरी क्यों नहीं की, या आगे समय बताएगा करूंगी या ना करूंगी, अभी कुछ फिक्स नहीं है। लेकिन फिर भी ये है कि मेरा ये पर्सनल वो है, क्या बोलते हैं, पर्सनल वो अनुभव है मेरा कि मतलब किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से फंसाए जाते हैं क्वेश्चनों को। तो बस वही है। और आप अगर किताबों के ज्ञान पे जाओगे तो वहां पता है क्या है, अब लाइब्रेरी में 50 किताब पढ़ी रहती है, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं, कोई मार्गदर्शन ही नहीं है, तो आप किस तरीके से कोई किताब को पढ़ोगे, समझ में आएगा? नहीं आएगा। इसी तरीके से है। तो अब जैसे तो मैं आपके लिए वही लेके आई हूँ जो मतलब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, जो जिस लेवल से क्वेश्चन उठते हैं। और तो बस आप भी मतलब ये ज्यादा कमेंटबाजी ना करके आप भी सिर्फ उन्हीं चीज पे ध्यान दीजिए जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। तो जैसे भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का उल्लेख किया था, वहां उन्होंने रसों की संख्या 8 बताई थी। जो भरत मुनि थे हमारे रसों के जो ज्ञाता थे, उन्होंने क्या किया था, जो नाट्य शास्त्र यानी कि जो नाट्य शास्त्र की पुस्तक थी उसमें से उन्होंने क्या किया था, रस का उल्लेख किया था। यानी कि रस उल्लेख मतलब किसी चीज को खोजना, समझ रहे हो? तो उल्लेख किया था। तो उन्होंने क्या कहा था बच्चों कि रसों की संख्या 8 होती है। तो उन्होंने 8 बता दी, ठीक है जी, हमने 8 मान ली। लेकिन बाद में क्या हुआ बच्चों के जब नाटक विद्या में गए हम,
तो जो नाटक अब जो दूसरे आए, नाटक विद्या के अनुसार रसों की संख्या 9 बताई गई। तो इस तरीके से क्या हुआ, अब मान लो 8 तो बता दी, कोई दिक्कत नहीं, 8 भी क्वेश्चन आए, खूब बच्चों ने क्वेश्चन करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाद में क्या हुआ बच्चों, फिर और अन्य किताबों में से थोड़ा एग्जामिनर जो है वो क्या बना, थोड़ा एडवांस बना। ठीक है, तो एडवांस बना तो भैया क्वेश्चन भी एडवांस तरीके से बनेंगे। तो उसी तरीके से अब ये क्या हुआ है, बाद में ये क्वेश्चन आने लगा है, लेकिन ये पहले क्वेश्चन नहीं आता था। तो नाटक विद्या के अनुसार रसों की संख्या बच्चों 9 है। क्या है, 9। तो जैसे 8 रस हो गए प्लस 9, यानी कि मतलब एक तो 8, ये 8 रस तो थे ही पहले, 9वां रस जो है वो शांत रसों की शांत रस है, यानी कि जो पहले 8 तो थे ही थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब वो 9वां जो रस लाया गया ना, तो वो जो है रस शांत रस था। यानी कि आप इसको मतलब वो मत कर लेना 8 और 9 17 हो गए, ये मत करना। ठीक है, तो ये अलग है, 8 रस अलग है। ठीक है, ये तो रस थे ही, 9वां जब रस लाया गया तो वो शांत रस था। तो अब इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं बच्चों, कि जो रसों की संख्या है अब वर्तमान में कितनी चल रही है, 9। यानी कि क्वेश्चन बनता है हमारा कि बताइए भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी थी। तो भरत मुनि के अनुसार बच्चों रसों की संख्या 8 थी। अब अगर कहेगा वर्तमान में रसों की संख्या कितनी है, तो 9 थी, 9 है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब बच्चों अब बाद में क्या हुआ, लेकिन सर्वमतानुसार रसों की संख्या 11 है। यानी कि अब देखो, जब फिर और थोड़ी और ज्यादा ज्ञान प्राप्त हुआ लोगों को, तो उन्होंने फिर और निचोड़ निकाला, तो उसमें बताया गया कि सर्वमत अनुसार रसों की संख्या 11 है। तो लेकिन अब क्या है कि वो रसों की संख्या ना पूछ करके, क्योंकि यहाँ अपवाद चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है, अपवाद। तो अगर कभी देखो, कोई बात को याद रखना, देखो भरत मुनि के अनुसार 8 रस, नाटक विद्या के अनुसार 9 रस, इस बात को याद रखना। अब सर्वमत अनुसार तो कितने हो गए बच्चों, 11। यानी कि यहाँ 3 क्वेश्चन बनके हमारे तैयार हो गए। ठीक है, तो भरत मुनि के अनुसार 8 और तुम्हारा नाटक विद्या के अनुसार 9 और सर्वमत अनुसार, यानी सर्व मतलब सबने जब सर्वे किया इस चीज पे, तो उन्होंने क्या बताया कि ये संख्या 11 है, ना तो 9 है ना 8 है, ये 11 है, उन्होंने ये बोला। तो सर्वमत अनुसार क्या बोल देंगे हम, 11 है। अब देखो, रसों को काव्य की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, रसों को जैसे क्वेश्चन आता है, निम्न में से बताइए रसों को निम्न में से बताइए काव्य की आत्मा किसको कहा जाता है, अलंकार को, छंद को, रस को और एक आध दे देगा संज्ञा को। तो इस तरीके से हम क्या लगाएंगे बच्चों, रस लगाएंगे। ठीक है, अब अगला है देखो, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ठीक है, जो श्रृंगार रस जो है, श्रृंगार रस बच्चों किसे कहते हैं, श्रृंगार से आप एक अपने आप अनुमान लगा सकते हैं। जैसे श्रृंगार, जैसे देखो श्रृंगार रस उसे कहते हैं जहाँ नायक नायिका का वर्णन हो, प्रेम प्रेमिका का वर्णन हो, उसको कहते हैं हम। या किसी चीज को जैसे सिंपल है उसको हम सजा वजा के तैयार कर दें, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, श्रृंगार एक तरीके से, तो उसे हम कहते हैं श्रृंगार रस। ठीक है, अब शांत रस जो है 9वां रस कहा जाता है। इस बात को तो मैं आप बता, ठीक है, समझ में आई रही होगी। अब देखो, अब क्या होता है, इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि स्थायी भाव बताइए, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, इस तरीके से। तो बच्चों देखो, इनकी जो है संख्या 4 मानी गई है। देखो, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, अब संचारी भाव। जो स्थायी भाव जो है बच्चों क्या होते हैं वो जानेंगे। अधिकतर क्वेश्चन इस जगह से उठता है बच्चों, इसे अच्छी तरीके से समझना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे मैं समझा रही हूँ आप प्लीज इसे बहुत अच्छी तरीके से समझना। क्वेश्चन और ज्यादा इधर उधर से नहीं आ रहे, क्वेश्चन इस जगह से ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो देखो स्थायी भाव है। ठीक है, स्थायी भाव कितने होते हैं, विभाव कितने, अनुभाव कितने, संचारी भाव कितने, ये सब चीज है। ठीक है, अब जैसे मैंने उठाया पहला स्थायी भाव, तो स्थायी भाव के बारे में जानेंगे कैसे। मन में सदैव विराजमान रहने वाले भाव इनकी संख्या 9 मानी गई है। ठीक है, मन में सदैव विराजमान रहने वाले, यानी कि मन में हमेशा के लिए रहने वाले। जैसे विराजमान में हमेशा के लिए, जैसे कहते हैं भगवान जी हमने आज विराजमान किए, भगवान यहाँ विराजमान हो गए, यानी अब ये यहाँ पे जैसे मैंने मान लो देखो, जैसे मैंने ये लिखा रोजगार में साधना पंडित। ठीक है, तो बच्चों ये अब ये छप गया इस तरह। अगर मैं इसको फाड़ के फेंक दूं या मैं जला दूं वो बात एक अलग है, लेकिन अगर इसको मैं इस तरीके से इस कॉपी को अगर सदा के लिए रखे रहूंगी मैं, तो बच्चों ये ऐसे ही छपा रहेगा, यहाँ बदलेगा नहीं। ये इस तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। तो इसी तरीके से क्या है, देखो मन में सदैव विराजमान रहने वाले भाव, इनकी संख्या 9 मानी गई। जो नहीं अब देखो क्वेश्चन बनता है,
निम्न में से बताइए मन में कौन सा मतलब निम्न में से बताइए मन में क्या विराजमान रहता है? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो स्थायी भाव हम आंसर लगाएंगे। ये समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से समझो आराम। स्थायी भाव मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो स्थायी, अब देखो स्थायी भाव हम पहले पढ़ेंगे। स्थायी भाव होते क्या हैं इनके बारे में जानेंगे। जैसे ये देखो, ये हमारे रस हैं। देखो रस हम कितने पढ़ेंगे वही पूरे, लेकिन मैं 11 का लेके आई हूँ। देखो 8, अगर क्वेश्चन 8 से आता है बच्चों तो 8 से करना, 9 से आता है तो 9 से करना, 11 से आता है तो 11 से करना। लेकिन लास्ट अब इनका मतलब अभी एग्जामिनर सिर्फ 11 से ही पूछ रहा है और ज्यादा आपको जरूरी नहीं है ज्यादा एडवांस जाने के लिए, ठीक है। तो अब देखो कैसे, देखो श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस का क्या है बच्चों? जैसे श्रृंगार रस का देखो क्वेश्चन आता है उसमें कैसे पूछता है मैं बताती हूँ। देखो निम्न में से बताइए करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है? इस तरीके से बोलेगा। तो देखो इसे रति दे देगा, हास दे देगा, शोक दे देगा, उत्साह दे देगा। तो बच्चों करुण रस का स्थायी भाव कौन सा हो गया? शोक हो गया। क्वेश्चन यहीं से उठते हैं और कहीं से नहीं उठते। और यह पूछ लेगा भरत मुनि के अनुसार, नाट्य शास्त्र के अनुसार, सर्वात अनुसार। ये 3 क्वेश्चन ये हो गए। और तुम्हारे अगले जो क्वेश्चन बनेंगे सिर्फ यहीं से बनते हैं, ठीक है। वो आगे है लेकिन उसको भी जानेंगे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से मिल जाते हैं। अब देखो तो श्रृंगार रस का हमेशा बच्चों याद रखना रति होता है, ठीक है। रति मतलब बच्चों देखो वही चीज है मन में, मतलब एक उत्साह पैदा करना, ये सब चीजें श्रृंगार रस का वो होता है। तो इनका स्थायी भाव रति को बनाया गया है, ठीक है। हास्य रस का क्या? देखो हास्य का क्या? रति। और रति का समझ में आएगा जैसे मान लो 2 व्यक्तियों का कहीं वर्णन होता है। जैसे मान लो नायक नायिका किसको कहते हैं? चाहे तो हम अपनी लैंग्वेज में बोल दें, या तो जैसे मान लो नायक नायिका प्रेमिका होते हैं उस तरीके से, ठीक है। तो उसको जैसे अगर रति मतलब यही होता है। अब देखो श्रृंगार रस का वो है, ठीक है, स्थायी भाव। अब हास्य रस का क्या है बच्चों? देखो हास्य, जैसे मन में बच्चों क्या होता है? हास्य का वो होना, एक उत्पत्ति होना हास्य। जैसे हास्य का मैं पढ़ा रही हूँ, तो जैसे देखो हास्य का बच्चों क्या होता है? हास्य, यानी कि देखो हास्य, ये हास्य रस है, इसका स्थायी भाव क्या है? हास्य। यानी कि मान लो हम खुश हैं तो एक अंदर से क्या है, बहुत ज्यादा खुशी की अनुभूति कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, तो इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा? हास्य। रति का क्या है? प्रेम, ये सब इसके हैं। देखो प्रेम रति, और ये मतलब प्रेम का वर्णन है बच्चों, मेन बात ये से मैं थोड़ा ज्यादा डीप नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। आप समझदार है, समझ सकते हैं। अब अगला है हमारा, अगर फिर भी कोई दिक्कत आती तो मैं बता दूंगी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब अगला है करुण रस। अब करुण रस का क्या है बच्चों? शोक। यानी कि क्या होता है? देखो अब जैसे हास्य का मैंने यहाँ बताया, मान लो कोई बात बोल दी, जैसे हंसने वाली बात, ठीक है, हंसने वाली बात बोल दी जैसे मैंने, तो वो उसमें क्या हो गया? मन में एक हंसी वाली बात आ गई, तो उस तरीके से क्या हो गया? ये हास्य हो गया, इसका स्थायी भाव। अब करुण रस यानी कि मान लो जो हमारा कोई चाहता था या कोई मतलब अच्छा व्यक्ति था, अचानक से उसकी डेथ हो जाती और हमारे पास खबर आती, तो उसका क्या हो गया बच्चों? शोक, मतलब अंदर से एक शोक प्रतीत करना, यानी प्रतीत या दुखी होना, तो उसको हम क्या, इस करुण रस का क्या हो जाएगा? शोक। अब वीर रस, भैया अब वीर रस, मान लो कोई युद्ध मतलब सेना लड़ाई के लिए जा रही है, समझना, तो वो रो रो के तो जाएगी नहीं, या मतलब ऐसे धक्के दे के तो जाएगी नहीं। एक अंदर से उत्साह होगा कि हाँ हमें वहां लड़ाई करने के लिए जाना है, युद्ध लड़ने के लिए जाना है, तो उस तरीके से उत्साह लेके मन में जाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उनको हम वीर का ही तो नाम देते हैं, तो इस तरीके से वीर रस। अब रौद्र, जैसे मान लो किसी पे आपस में कोई कहीं झगड़ा हो जाता है और एक दूसरे पे क्रोध आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्रोध। तो अंदर से क्रोध की अनुभूति होती है, तो हम इसका रौद्र का क्या हो जाएगा? स्थायी भाव क्रोध। अब भयानक का, यानी कि कोई अचानक से इतनी बुरी चीज देख ली और डर गए एकदम से बुरी तरीके से, तो उसे हम बोलते हैं बच्चों भयानक। तो इसका स्थायी भाव क्या हो गया? भय, यानी कि अंदर से डर बन जाना किसी बात के लिए। यानी भय किसे कहते हैं? जैसे कहते हैं ना कि तुझे किस बात का भय है, इस तरीके से, तो अंदर किसी के प्रति अंदर से डर बन जाना, उसी को हम भय कहते हैं, ठीक है। अब आया हमारा विभत्स रस। यानी विभत्स रस मतलब क्या है? घृणा, जुगुत्सा। यानी कि मान लो कोई बहुत बुरी चीज देख ली, या किसी से हमारी लड़ाई हो गई, या वो बुरा व्यक्ति है, तो एक उससे कहते हैं ना अब जिंदगी में इसकी शक्ल नहीं देखेंगे, उस तरीके से उसके प्रति क्या है? घृणा उत्पन्न हो जाना अपने हृदय के अंदर। तो वहां कौन सा ये रस है? हमारा विभत्स रस है, यानी कि इसका स्थायी भाव क्या हो गया? घृणा एंड जुगुप्सा, ठीक है। अब है अगला हमारा अद्भुत रस। अद्भुत यानी कि अचानक से, अद्भुत समझ रहे हो?
जैसे अद्भुत यानी कि अचानक से हमें कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जाए, ना दिखाई देते हुए मान लो फिर भी, या कोई ऐसी खबर पता चल जाए कि मान लो जिसकी हमने कभी कल्पना ही नहीं की थी, कल्पना बोले तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, तो उसे क्या कहेंगे हम, इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा, विस्मय आश्चर्य। यानी कि अचानक से कोई खुशखबरी मिल जाए, यानी कि जैसे हमारे मान लो जो भी हमारे मान लो बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे से कई बच्चे हैं ऐसे, देखो अब सबका मैं अभी नाम नहीं ले सकती, लेकिन देखो आप भी मतलब यही है कि पढ़ रहे हैं, देखो उनमें से अगर किसी का सिलेक्शन हो जाता है मान लो, तो अचानक से अब वो मुझे फोन करे, मैम मेरा सिलेक्शन हो गया, तो ये मेरे लिए एक आश्चर्य वाली बात रहेगी, हाँ भाई तेरा सिलेक्शन हो गया, इस तरीके से। तो मुझे एक वो रहेगा कि हाँ भाई उसका सिलेक्शन हो गया, तो इस तरीके से अचानक से किसी अच्छी बात का बोलना, या अचानक से कोई ऐसी खबर मिलना जिसका हमें लगे कि आश्चर्य, कि हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है, इस तरीके से। अब अगला है शांत रस। शांत का अब ये जो नौवा जो खोजा गया, देखो पहले यहीं तक थे, अब बाद में ये खोजा गया, तो शांत रस। शांत रस का क्या है बच्चों, जैसे शांत का क्या है, निर्विरोध उद्भट, यानी कि शांत में शांत रह, निर्विरोध मतलब शांत रहना, ना किसी से ज्यादा झगड़ाबाजी ना कुछ, बस चुपचाप रह के सुनते रहना चीजों को। अगला है हमारा 10वां वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का क्या होता है बच्चों, वात्सल्य रति, इसमें भी मतलब थोड़ा इससे मिलता जुलता ही वर्णन आएगा, ठीक है। मेन चीज इनको याद रखना, और ये बहुत इजी है याद रखना, सीधा क्या है, वात्सल्य का वात्सल्य, ये सब करके रति लिखा है बस। अब अगला है हमारा भक्ति रस। भक्ति रस में क्या है बच्चों, भगवत विषयक रति अनुराग, यानी प्रेम का भी वर्णन है इसमें, भगवत गीता का भी वर्णन है इसमें, अनुराग का भी वर्णन है, मतलब इसमें विराग अनुराग अच्छे बुरे का भी वर्णन है, इस तरीके से कि जो भक्ति करेगा वो उसका कैसा जीवन रहेगा, जो नहीं करेगा उसका कैसा जीवन रहेगा, इस तरीके। अब अगला हमारा जैसे, अब देखो थोड़ा इसे बात को जानेंगे, वात्सल कभी कभी पूछ लेता है, वात्सल रस को, वात्सल ये ला है, ठीक है, रस की खोज किसने की थी, विश्वनाथ जी ने की थी, किसने की थी, विश्वनाथ ने की थी। अगला है हमारा भक्ति रस की खोज किसने की थी बच्चों, ये जो भक्ति रस जो है इसकी खोज किसने की थी, भक्ति रस की रूप गोस्वामी जी ने की थी, ठीक है। अगला है हमारा शांत रस की खोज किसने की थी, निर्वेद के लेखक उद्भट ने, ठीक है, उद्भट ने, इस तरीके से। तो यही क्वेश्चन इस ज्यादा पूछे जाते हैं, थोड़ा अच्छी तरीके से। अब यहाँ तक मतलब बच्चों ये था कि जिस बच्चे ने यहाँ तक अच्छे से समझा होगा ना, बस आराम से क्वेश्चन कर ले जाएगा, चाहे वो 5 क्वेश्चन आ जाए, चाहे 3 क्वेश्चन आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगला हमारा देखो, अब देखो, अब मैंने वहां संचारी भाव उठाया था ना पहले, अब कैसे, अब देखो क्या है, दूसरे नंबर का क्या था हमारा, विभाव। यानी अब विभाव का मतलब क्या होता है, देखो संचारी, सॉरी हाँ ये तो हो गया वो, ठीक है, नहीं ये पहले मैंने स्थायी भाव उठाए हैं, फिर मैं उठा रही हूँ अब अनुभाव, ठीक है। तो अब देखो, सॉरी विभाव, तो अब देखो विभाव कितने प्रकार के होते हैं, विभाव होते हैं बच्चों 2 प्रकार के, एक आलम्बन, ठीक है, एक आश्रय आलम्बन, एक विषय आलम्बन। तो देखो पहले क्या आलम्बन, पहले ये है तुम्हारा आलम्बन और उद्दीपन। तो कैसे देखो, ये 2 प्रकार के, आलम्बन और उद्दीपन। जैसे आलम्बन में क्या है बच्चों, जैसे देखो आलम्बन का क्या है, आलम्बन का क्या है, आश्रय आलम जिसके मन में भाव उत्पन्न हो, यानी कि आश्रय आलम जो है, जो आश्रय आलम जो है जिसके मन में भाव वो हो, ठीक है, उत्पन्न हो, जैसे नायक नायिका। अब उद्दीपन में क्या है, देखो जैसे अब ये देखो आलम्बन जो है ये 2 प्रकार का, एक आश्रय आलम्बन, एक विषय आलम्बन। उद्दीपन सिर्फ एक ही है, कभी पूछ लेता है जैसे कि आलम्बन बताइए कितने प्रकार के, 2 प्रकार के एक सिंपल, ये तुम्हारा एक आश्रय आलम्बन है, दूसरा विषय आलम्बन है। आश्रय आलम्बन मतलब इसमें नायक नायिका का वर्णन है, विषय आलम्बन मतलब किसके बारे में बात कही जा रही है, ये इस तरीके से। तो उद्दीपन के बारे में पढ़ो, देखो जिस स्थिति या परिस्थिति के कारण मन में भाव आए, जैसे चांदनी रात, कोयल का बोलना, सुनसान जगह, इस तरीके से। देखो अब जैसे चांदनी रात, जैसे मान लो जैसे मन में भाव आए, तो देखो मन में भाव किस तरीके से आएंगे, कहीं हम गए और कहीं हम मान लो घूमने के लिए गए और चांदनी रात हो, ठीक है, और एक लाइट वाइट जल रही हो, ठीक है, थोड़ा मतलब ऐसा लगे कि हाँ कहीं हम और दूसरी जगह पे आए हुए हैं, तो एक अंदर से एक भाव प्रकट होना कि वाह कितनी सुंदर जगह है ये, है, काश हम यहाँ पे फिर से आए या फिर आते जाते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं उस जगह के प्रति हमारे अंदर भाव आया कि नहीं आया, तो इस तरीके से तो अंदर से एक अलग ही भाव आता है कि हाँ अच्छी जगह थी ये, ठीक है, इस तरीके।
अब देखो आश्रय आलम्बन में क्या है, जिसके मन में भाव उत्पन्न हो तो उसे हम क्या कहेंगे, आश्रय आलम। जिसके मन में, यानी जिसके मन में, नायक नायिका का मतलब बच्चों प्रेम प्रेम का होता है, ठीक है। तो इनके मन में भाव प्रकट हो, यानी कि देखो इनके जब देखो ये जब दोनों साथ में हैं तो कहीं ना कहीं इनके प्रति आपस में मन भाव होगा कि नहीं होगा। तो इनके भाई देखो, अगर ये इससे मिलने जाएगी तो इसके मन में भाव रहेगा, या ये इससे मिलने जाएगा तो इसके मन में भाव रहेगा, सीधी सी बात है। तो ये हो गया इनमें मतलब इनके मन में भाव का उत्पन्न होना। अब तुम्हारा अब विषय आलम्बन, यानी आश्रय आलम्बन तो हो गया, अब विषय आलम्बन यानी कि किसके प्रति वो हो रहा है, कौन क्या विषय है, किसके लिए हो रहा है। तो जैसे कहते हैं ना, जैसे किसी से हम सीधी बात करने के लिए गए तो उससे पूछा हमें ये काम है, तो सामने वाला क्या बोलता, बताइए किस विषय में आपको मुझसे बात करनी है। तो इस तरीके से तो यहाँ किस विषय की बात हो रही है, इन नायक नायिका के बारे में बात हो रही है, जिसके कारण प्रतिभाव में मन में आए, प्रतिभाव मन में आए, किसके कारण, नायिका के कारण, ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये इतना हो गया। अब अगला मैं उठा रही हूँ, अब जैसे अनुभाव को पढ़ेंगे हम। अब हमारा तीसरे नंबर का अनुभाव। तो इसमें क्या था, देखो आश्रय आलम्बन की आश्रय आलम्बन की वे चेष्टाएं, प्रतिक्रियाएं जिनसे पता चलता है कि हृदय में कौन सा स्थायी भाव जगा है, ठीक है। देखो अनुभाव क्या है, जैसे देखो भैया, देखो अपनी प्रेमिका के प्रति एक अलग भाव रहेगा, अपने माता पिता के प्रति अलग भाव रहेगा, अपने बहन भाई के प्रति अलग भाव रहेगा, इस तरीके से। यानी अनुभव हमें वो ज्ञान दिलाता है कि किसके प्रति क्या भाव रहेगा, उस तरीके से, ठीक है, कि हृदय में किसके प्रति क्या भाव है। अब देखो जैसे देखो मैं बता, जैसे देखो ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल थोड़े से मैंने लिख दिए इसके। देखो जैसे शर्म से सिर झुकना, रोम रोम खड़ा होना, सीटी मारना, आंख मारना, गुस्से से मुंह लाना। अब देखो ये सब चीजें क्या है, आप अपनी प्रेमिका के साथ कर सकते हो, ना तो बहन के साथ कर सकते, ना माँ के साथ कर सकते, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये गलत चीज है, ये हमें नहीं करनी चाहिए, ये हमारी संस्कृति नहीं कहती। लेकिन ये मैंने एक एग्जाम्पल दिए हैं। अब मान लो कोई अननोन व्यक्ति है और एक आके उसके साथ ऐसा, एक लड़की के साथ में कोई ऐसा कर रहा है, तो ये गलत चीज है। तो ये क्या है, ये चीजें क्या है, मतलब उसने देखो बता रहा ना अनुभाव, यानी हमें उसने बताया कि वो हमारे प्रति अपने अंदर क्या सोच रहा है, इस तरीके से। तो ये इसकी हरकत बाजी है, उसके मन में ये चल रहा है मेरे प्रति। तो उससे क्या, उससे मतलब इसे ऐसे कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर क्या भाव प्रकट हो रहा है, उसे जानने वाली बातों को क्या कह सकते हैं हम, अनुभाव, ठीक है। तो शर्म से सिर झुक जाना, यानी कोई बुरा काम कर दिया और फिर हम उसके जवाब देने के लायक है नहीं, उस तरह। रोम रोम खड़ा होना, यानी कि कोई काम ऐसा कर दिया कि भाई एकदम से डर के मारे कि उसने हमारे साथ इतना भयानक रूप किया कि हमारी रोम रोम खड़ा, रोम मतलब जो हमारे स्किन के जो बाल होते हैं, रोम रोम उसका खड़ा होना, इस तरीके से। अब है हमारा सीटी मारना, आंख मारना, गुस्से से। अब मान लो किसी ने हमारे साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, या मतलब बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया, तो गुस्से से कैसे मुंह लाल पीला हो जाता है कि अब नहीं अब उससे कोई बात नहीं करेंगे, या वो अब नहीं उससे मिलेंगे, इस तरीके से। तो ठीक है, अनुभव हमें इन सब चीजों का ज्ञान कराता है, इसे हम ऐसे बोल सकते हैं। अब क्या है, अनुभव के बच्चों थोड़े प्रकार पढ़ेंगे कि कैसे क्या है, ठीक है। इसमें क्या आता है, जैसे सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार्य। तो देखो अब देखो क्या, सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार। तो देखो कैसे, नंबर 1 है इसमें, देखो स्तंभ, नंबर 2 स्वेद, नंबर 3 रोमांच, नंबर 2 स्वर भंग, नंबर 3 कंप, नंबर 4 रंगहीनता, नंबर 4 अश्रु, सात अश्रु, नंबर 8 प्रलय, संज्ञाहीनता, निश्चेतन। यानी स्तंभ यानी कि एक ही जगह पे स्तंभ ने रुक गया, स्तंभ, ठीक है। स्वेद मतलब किसी के प्रति साफ तरीके से, मतलब एक अपना वो करना, ठीक है। रोमांच मतलब देखो वही प्रेम का के बीच वाली बात है, रोमांच उसे कहते हैं, ठीक है। स्वर भंग यानी कि किसी बात को मतलब ना मानकर उस बात को पूरी तरीके से भंग कर देना उसे। कंप यानी कि किसी से बोलते या मतलब जैसे किसी से, कंप यानी कि यहाँ बताया ना गुस्से से मुंह लाल हो जाना, तो कंप यानी कि मुंह लाल हो रहा तो एकदम से ऐसा लग रहा है कप रहा है बंदा, उस तरीके से कंप। वैवत रंगहीनता यानी कि मान लो ये क्या है, जैसे ये देखो शर्म से सिर झुक जाना, तो क्या कहेंगे, रंगहीनता। इसको दूसरा नाम इस तरीके से भी कह सकते हैं। अगला है अश्रु यानी कि रोना, थोड़े आंसू आंसू उसे। अब इसमें ये चीजें आती हैं, इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। तो मान लो ऐसे बोल देगा वो, अनुभाव के प्रकार कौन कौन से, सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार। तो क्या कहेंगे अब इनके, और इनमें आते कितने हैं, ये 8 आते हैं। तो इनमें इनका अर्थ बता दिया है मैंने, इनका मतलब ये होता है प्रलय, संज्ञाहीनता, निश्चेतता। यानी कि
किसी की हीनता, बेइज्जती करना, ये सब चीजें। तो यानी कि बेइज्जती करना, बुरा करना, किसी के प्रति धोखा धड़ाकी करना और अच्छी आदतें ना करके गलत काम करना, ये सब चीजें किसके अंदर है बच्चों? अनुभाव के अंदर है। ठीक है, ऐसे सीधे सीधे याद कर सकते हैं हम। अब है हमारा संचारी भाव चौथे नंबर का। तो संचारी भाव क्या है? मन में संचरण करने वाले, आने जाने वाले भाव जो स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। यानी आने जाने वाले भाव की जो पुष्टि करते हैं। जैसे मेरे मन में ख्याल आया कि हाँ मुझे अभी पानी पीना चाहिए, ठीक है, फिर मेरे मन में तुरंत ख्याल आया कि नहीं, अभी मैंने दौड़ की है, अभी पानी नहीं पीना चाहिए। तो इस तरीके से अब मेरे मन में दो ख्याल आ गए कि नहीं आ गए एकदम से, कि हाँ अभी पानी, प्यास लगी है, पानी पीना चाहिए। और ये सब चीजें हमारी क्या कर रही है? दिमाग कर रहा है। ठीक है, तो क्या है, हमें लगा पानी पीना चाहिए, फिर मुझे ध्यान आया नहीं, अभी मैंने 5 मिनट पहले दौड़ करके कंप्लीट करके खड़ी हुई हूँ, तो नहीं अभी मुझे पानी नहीं पीना चाहिए, मुझे आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए। तो मन में जो भाव आ रहे जा रहे हैं उनकी पुष्टि कराता है ये, क्या कर, संचारी भाव। और ये मन में सदा संचरित रहता है, ऐसे संचारी रहता है, मन में विराजमान रहता है, इसे ऐसे भी कह सकते हैं। अब क्या है, संचारी भाव के बच्चों संख्या कितनी मानी गई है? इनकी 33 मानी गई है। कितनी मानी गई है? क्वेश्चन बनता है संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33। वो ये नहीं पूछता कौन सा है, ठीक है, लेकिन मैं बता दूंगी फिर भी, कभी अभी तक तो क्वेश्चन में नहीं पूछा कि कौन सा है। ठीक है, अब अगर आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। यानी आश्रय, यानी मन में चित्त उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार, यानी कि आश्रय, दिमाग में जो चीजें मतलब जो दिमाग में आया गया, जैसे पानी पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, मनोविकार, यानी दिमाग में ये बात आई। ठीक है, तो इसी को संचारी भाव कहते हैं। यानी कि एक हाँ बोला, एक ना बोला, और ये बात हमारे दिमाग में छप गई, तो इस तरीके से क्या हो गया, ये कौन सा हो गया? संचारी भाव हो गया। अब इनके द्वारा स्थायी भाव और तीव्र हो जाता है। यानी जो है इनके द्वारा अगर संचारी भाव मिल जाए उसमें, तो क्या हो जाता है, स्थायी भाव जो है और तीव्र तरीके से चलने लगता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो जैसे ये इतना समझ पा रहे हैं, अब थोड़ा सा और रहेगा, इसे और समझो। जैसे ये है अब कि जैसे देखो इनकी संख्या कितनी स्थायी भावों की जो बताई जा रही, देखो, 1 निर्वृद, नंबर 2 ग्लानिन, नंबर 3 शंका, असूर्या, मंद, जड़ता, उग्रता, दैन्य, विबोध, स्वप्न, अस्मार, गर्म, मरण, आलस्य, अमर्ष। ये मतलब स्थायी भाव देखो, निर्वृद, शांत का निर्वृद, यानी कि भैया दिमाग मतलब शांत का क्या था, निर्वृद था ना, स्थायी भाव शांत रहना है। ठीक है, इसी तरीके से असूया, ठीक है, यानी कि कुछ सूझबूझ, दिमाग में कुछ सूझबूझ नहीं रहा, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। शंका, यानी कि कोई काम करना है, शक हो रहा है, करें या ना करें, इस तरीके से। मंद, दिमाग में बिल्कुल दिमाग काम ही नहीं करता, दिमाग बिल्कुल मंद बुद्धि है, उस तरीके से। जड़ता, अब जड़ता क्या है, जैसे जड़ता क्या किसे कहते हैं, मूर्ख। जड़ता देखो वो जो एग्जाम्पल पढ़ा है आपने, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, तो जड़ता का मतलब क्या है, मूर्ख व्यक्ति की, ठीक है, उसको बोलते हैं। उग्रता, दैन्य, विबोध, स्वप्न, यानी कि भैया सपना आया और कि आज तो मैंने, मान लो सपना आया मेरी, आज सपने में नौकरी लग गई, लेकिन सपने में देखने से नौकरी नहीं लग गई, तो इस तरीके से भाव दिमाग में आ रहे कि नहीं, मैं दिमाग में आज सपना आया था कि नौकरी लग गई, अब तो मेरी नौकरी लग जाएगी, इस तरीके के भाव। अस्मार, गर्म, यानी किसी पे गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। मरण, यानी कि किसी के मरण, मतलब जैसे ये सब दिमागों के ख्याल हैं, ठीक है। मरण यानी कि भाई मरने की चेष्टाएं, ये सब चीजें। 14वां है हमारा आलस्य, नहीं आज हमें पढ़ना नहीं है, मन नहीं है हमारा, ठीक है। अमर्ष, ठीक है, और निंदा, और ये तुम्हारा अविहिष्टता, यानी एक जगह पे ना रुके रहना। उत्सुकता, किसी बात के लिए एकदम ज्यादा उत्सुकता रहना, बेचैनी, उस तरीके से। उन्माद, शंका 2 बार हो गया, हो सकता है, देख लोगी, मैं फिर बताऊंगी, ठीक है, वैसे तो यही होगा। फिर है तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा स्मृति, मति, यानी कहते हैं ना बुद्धि मारी गई थी उसकी। व्याधि, संत्रास, लज्जा, हर्ष, खुशी, श्रम, विषय, घृति, घृणा, यानी कि चपलता, चंचलता, दिमाग में ज्यादा। हाँ ये बच्चों द्वारा ये है, डबल ही है ये। 32 है तुम्हारा चिंता, फिर तुम्हारा 33 है वितर्क, यानी कि इन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, ठीक है।
ये ऐसे वितर्क, यानी ये हमारे दिमाग में हमेशा छपे रहती हैं ये चीजें। ये बताया गया है इसमें, स्थायी भाव क्या है, ये दिमाग में छपने वाली चीजें, तो ये हमेशा रहती हैं। एक मूर्ख व्यक्ति की समझ लो, ऐसे कुछ कह सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है आपको समझाने की। और आप बच्चों प्लीज मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और भी बच्चों में शेयर कीजिएगा। और प्लीज ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा कि जिससे मैं और मुझे कमेंट में मुझे बताइएगा, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही निरंतर वीडियो लाती रहूंगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, धन्यवाद।